दोस्तों, कहते हैं अपराधी कितना भी चतुर चालाक होशियार हो, पर जब वो अपराध करता है तो कोई न कोई ऐसी गलती कर देता है या कर छोड़ता है जिससे वो बाद में पकड़ा जाता है। सेम इसी तरह की कहानी को लेकर के हम एमएस वर्मा अपने क्राइम डायरीज पर उपस्थित हैं। एक बार फिर सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की चर्चित जिला पड़ता है जिला इटावा। उसमें जिला इटावा में एक विधानसभा, चर्चित विधानसभा पड़ती है जसवंत नगर। जसवंत नगर विधानसभा के अंतर्गत जो है एक थाना पड़ता है, थाना बलरई। थाना बलरई के अंतर्गत एक बीहड़ी गांव पड़ता है। उस गांव का नाम बहादुरपुर है। बहादुरपुर में जयवीर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता, किसान रहा करता है, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला हुआ करता है। दोस्तों, जयवीर सिंह के कुल 7 संतानें हैं, जिसमें 4 बेटा और 3 बेटियां हैं। बड़ा बेटा अनुज कुमार जो है वो बंबई में रह करके अपना कोई फैक्ट्री में कार्य करने चला जाता है। उनके जो पुत्र हैं, सनोज कुमार की उम्र 14 साल है, कन्हैया की 12 साल है और नंद किशोर की 6 साल है। जयवीर सिंह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, इसलिए खेती के साथ साथ उन्हें पशुपालन भी वो करते हैं। बात करते हैं 8 अक्टूबर की। 8 अक्टूबर के दिन जयवीर सिंह अपनी पत्नी को लेकर के काम पर, खेतों पर चले जाते हैं। उनके जो 2 भाई बचते हैं, उनके 2 लड़के बचते हैं, वो चले जाते हैं बकरियां चराने के लिए। जो सबसे बेटा नंदू है वो दोस्तों के साथ गांव में खेलने चला जाता है। घर पर 8 अक्टूबर के दिन बड़ी बेटी अंजलि और 7 वर्षीय शिल्पी और 5 वर्षीय रोशनी घर पर रह जाते हैं। अंजलि घर पर रह करके घर का सारा गृहस्थी का काम करके जो है शाम के लगभग 5 बजे अपने जहां माता पिता कार्य कर रहे होते हैं वहां खेतों पे पहुंच जाती है। वहां 1-1.5 घंटा काम कराती है और काम कराने के बाद जो है चारे का बोझ, या जिसे घास कह लो, वैसे चारे का बोझ सिर पर रख करके वो आती है अपने घर पर। जिस घर पर खाना बनता है उससे मात्र थोड़ी दूरी पर जानवरों को बांधने की जगह है, वहीं पर चारा काटने की मशीन वगैरह लगाई गई हैं। अंजलि वहां पर चारे का बोझ रख देती है। तब तक उनके दोनों भाई जो है बकरियां चरा करके वापस आ जाते हैं। उधर से नंदू भी जो है खेल करके गांव के दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ वो भी घर पर आ जाता है। नंदू को भूख लगती है, वो अपनी माँ सुशीला से कहता, माँ मुझे भूख लगी है। सुशीला देवी अंजलि से कहती है कि जाओ बेटी इनको खाना दे आइए। अब अंजलि चलती है, उसका भाई जो है नंदू वो आगे जाता है। नंदू जैसे अपने घर पर पहुंचता है, किवाड़ खोलता है, अंदर का जो दृश्य देखता है उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाद रोता हुआ वो बाहर निकलता है तो अंजलि पूछती है क्या हुआ है। वो उंगली से इशारा कर देता है। वो इतना घबरा जाता है कि वो कुछ बता नहीं पाता है, वो उंगली से इशारा कर देता है। अंजलि अंदर प्रवेश करती है तो अंजलि जब अंदर का नजारा देखती है वो भी भयभीत, दहशत ज़दा हो जाती है और एकदम से रोते हुए वो बाहर निकलती है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुन करके पड़ोसी लोग जो है वो एकत्रित हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। अंजलि जो है उंगली से इशारा कर देती है तो लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं,
वो उसको अंदर जाके देखते हैं तो वो दृश्य देख करके वो भी बहुत ना भयभीत हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हाय हे राम, ये किसने घटाया, ये घटना किसने की है। ये जो है, ये जो घटना हुई है वो आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अब ये कहानी जो है, ये सच्ची घटना जो है, अब बहादुरपुर की न होकर के ये पूरे जिले में आला अफसरों के कानों में पहुंच जाती है और जिले के अफसर जो है वो कानपुर मंडल में आईजी डीआईजी बैठे, अब सीनियर अफसर बैठे हुए, उनको सूचित कर देते हैं। वो कानपुर मंडल के आईजी प्रशांत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उनके साथ साथ एसपी देहात सत्यपाल मलिक पहुंचते हैं, एसपी सिटी कपिल देव भी पहुंचते हैं। उसके अलावा थाना जसवंत नगर के जो है थाना अध्यक्ष तत्कालीन मुकेश सोलंकी भी पहुंचते हैं। उसके अलावा सीओ जसवंत नगर अतुल प्रधान पहुंचते हैं। सीओ शहर इटावा विवेक झाबला भी पहुंच जाते हैं। मतलब यह है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें एसडीएम जसवंत नगर कौशल किशोर भी हुआ करते हैं, वो सारे लोग घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। हुआ क्या है, जब वो घटना लोग इकट्ठे हो जाते, घटनास्थल देखते, तो कुछ लोग जो है थाना बलरई को फोन कर देते हैं। अमरमर्द, जिनका थाना अध्यक्ष का नाम अमरमर्द त्रिपाठी हुआ करता है, वो भी घटनास्थल पर आ जाते हैं। जब अधिकारी उस घर में प्रवेश करते हैं तो वहां का दृश्य वो भी देख करके उनका मन भी विचलित हो जाता है। मन क्या विचलित होता है, 7 साल की शिल्पी और 5 साल की रोशनी की किसी ने गला काट करके हत्या कर दी है। उन बच्चियों का क्या कसूर हो सकता है, इसलिए सारे अधिकारी जो है बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से ये घटना जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न बन के एक कानून व्यवस्था पे दाग बन जाती है, इसलिए अधिकारी दौड़े चले आते हैं। अब पुलिस वाले जो है सबसे पहले जयवीर सिंह को पूछते हैं कि आपकी किसी से कोई रंजिश तो नहीं है। जयवीर सिंह कहते हैं कि भला मैं बहुत गरीब आदमी ठहरा, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, मेरे पास इतना खेत भी नहीं है, इतनी जायदाद भी नहीं है, जगह भी नहीं है, मैंने किसी पे कब्जा नहीं किया, वो मेरी जमीन पर कोई कब्जा नहीं करे है, इसलिए मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर पूछते हैं कहीं आगे पीछे किसी ने कुछ किया हो आपके साथ, आपने किसी के साथ गाली गलौज कुछ मारपीट की हो। वो कहता हुजूर ऐसा हमने कुछ नहीं किया। जैसा हर अपराध में होता है वैसा इस अपराध में होता है। पुलिस जो चश्मदीद होता है उसको सबसे पहले पूछती है। चश्मदीद में सबसे पहले इस घटना को उसके बेटा जो है नंदू ने देखा था। चूंकि नंदू 5 साल का है, वो कुछ भी नहीं बता पाता है, अबोध बालक है, पुलिस उसको पूछती भी नहीं है, वो पुलिस को देख के वैसे ही डर जाता है। रही बात अब अंजलि की। अंजलि को घटना के बारे में पूछा जाता है। अंजलि बार बार अपने बयान बदलती है। जब ये पूछताछ चल ही रही है, इसी बीच में ये खबर मीडिया के लोगों को लग जाती है। दोस्तों, मीडिया वाले भी जो है ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, उन्हें को तो कवरेज करने में ही मजा आता है। तो हम भी मीडिया के साथ अपने जो मेरे मित्र हैं मनोज कुमार, उनके साथ मीडिया के लोगों के साथ, मैं भी मीडिया हूं, मैं भी उस जगह घटनास्थल पर जाता हूं। रात के 10 बजे मैं वहां होता हूं। वहां पर जो प्रशांत आईजी कुमार आए हुए हैं, उनसे हम दोनों मित्र जो हैं अपनी माइक आईडी लगा करके उस घटना के बारे में सवालात जवालात करते हैं। दोस्तों, अब अंजलि पर
शक की सुई अधिकारियों की घूम जाती है। अंजलि को पूछा जाता है। अंजलि बार बार बयान बदलती है। अब फॉरेंसिक टीम अपना काम शुरू कर देती है। महिला पुलिस अंजलि से पूछताछ करती है, अन्य लोगों के साथ फॉरेंसिक टीम अपना काम करती है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को एक धुला हुआ फावड़ा मिलता है। सबसे पहले उसकी नजर उस फावड़े पर जाती है। पुलिस देखती है, फॉरेंसिक टीम देखते हैं कि उस पर जो है धुला हुआ फावड़े पर एक ब्लड का निशान लगा हुआ है, उसकी बेटी पर। फिर उस बेटी पर जो बेड पर उसमें फावड़े में पड़ा होता उसका ब्लड और लड़कियों का जो ब्लड है उसको सैंपल को मैच कराया जाता है। वो सैंपल मैच कर जाता है। दूसरी, उस एक कपड़ा सुखाने के तार बांधा गया था आंगन में, उस पर ताजी कपड़े घंटे डेढ़ घंटे पहले के ताजी कपड़े सुखाने के लिए डाले गए थे। उस पर भी जब पुलिस की निगाह जाती है तो ब्लड को, जो ब्लड उसके धब्बे लगे थे उसको भी साफ किया गया था। तो पहले ही कहा गया कि अपराधी कितना भी होशियार हो, कितनी भी चालाकी से काम करे, कुछ न कुछ सबूत छूट ही जाता है। ऐसा इसमें भी होता है। उनके जो सलवार कुर्ता होता है उस पर भी जो है ब्लड के निशान मौजूद थे। धुले थे, भद्दे धीमे हल्के जरूर पड़ गए थे लेकिन निशान थे। उसके अलावा बर्तन, जो वस्त्र साफ करने का बुरुश होता है, उसको भी पुलिस कब्जे में ले लेती है। तीनों चीजों को फोरेंसिक टीम वाले जो है सील कर लेते हैं। अब अंजलि को फिर पूछा जाता है। अंजलि सही बात पे नहीं आती है। अंजलि को हिरासत में ले लिया जाता है। अंजलि को हिरासत में लेकर के 4 बजे थाना जसवंत नगर लाया जाता है। 4 बजे जब थाना जसवंत नगर में उसको पूछताछ की जाती है तो अंजलि पुलिस के सवालों के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाती है। आखिरकार को उसे सच बताना ही होता है। जो अंजलि ने बताया उसको सुनने के बाद वहां मीडिया, पुलिस वाले और घर वालों के होश फाख्ता हो जाते, होश हो जाते। ऐसा क्या अंजलि ने बताया, सुनिए। अंजलि का एक खाका बाग है। अंजलि का गांव बहादुरपुर के पास एक खाका बाग पड़ता है। उसका एक लड़का हुआ करता है, रामा, अमन कुमार का लड़का हुआ आता है। अमन कुमार के पिताजी का नाम रामानुज हुआ करता है। अमन कुमार और अंजलि दोनों जसवंत नगर के एक किसी इलाकाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। डेली के आने जाने से उनकी आपस में बोलचाल होने लगती है। बोलचाल के बाद प्यार हो जाता है और प्यार कब अवैध संबंध में बदल गया ना वो लड़का जान पाया और नहीं अंजलि जान पाई। दोनों लोग आपस में संबंध भी बना लेते हैं। ये सिलसिला अब चल निकलता है। अंजलि को अमन जो है एक फोन लेकर मोल दे देता है। अंजलि अब घर पर रहती है और जब उसे मौका मिलता है अपने घर पर ही वो उस लड़के को बुला लिया करती है और अपने शारीरिक पूर्ति कर लिया करती है। दोस्तों, कहते हैं इश्क मुस्क प्यार ब्यार छुपाई नहीं छुपता है। ये चर्चा भी अब धीरे धीरे लोगों की जबान पर शुरू हो जाती है। एक दिन का वाकया है। अंजलि जो है अमन को अपने घर पर बुलाती है और छत पर ले जाकर के शारीरिक संबंध बना रही होती है। शिल्पी जो है उसकी 7 वर्षीय शिल्पी, वो भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाती है।
जब उन्हें सारी संबंध बनाते देखती है तो उन दोनों के होश फाख्ता हो जाते हैं और वो जो है उस लड़की से प्रलोभन देते हैं। अंजलि उसको प्रलोभन देती, लड़का तो चला जाता है कि ये बात जो है मेरे अम्मा दद्दा को मत बताना। अंजलि जो है वो उसे बहुत प्रलोभन देती है। वो लड़की उस वक्त तो कह देती ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगी शिल्पी, लेकिन शिल्पी जो है जिद्दी किस्म की लड़की हुआ करती है। जब वो फोन चलाती थी तब भी वो अपनी माँ को कहती थी दीदी ने इतनी देर फोन चलाया है, इतनी देर ये इसने किया है। जो भी दिन की जो घटना स्थल करती थी वो अंजलि, वो सारी शिकायत अपनी माँ को बता दिया करती थी। तो पिछले वो शिकायत करती रही तो ये घटना कैसे वो रोक सकती थी। अंततः जब उसके माता पिता आते हैं तो जो घटना घटी थी उस दिन की वो लड़की उसको बता देती है। शिल्पी जब ये घटना को सुना देती है तो जो जयवीर सिंह है दोस्तों, हर बाप महतारी का खून खोल जाता है। जयवीर सिंह जो है वो भी अपनी बेटी की पिटाई लगा देते हैं। उसके साथ साथ उनका स्कूल का जाना, उनका पढ़ना भी बंद करा देते हैं। अब अमन कुमार और शिल्पी, अमन कुमार और अंजलि दोनों तड़फने लगते हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन इस मेल मिलाप न हो पाना और तड़फ, वो लड़की जो है अंजलि अपनी बेटी शिल्पी इस बहन से इतनी खुन्नस मान जाती है और किसी अच्छे दिन का इंतजार करने लगती है। आज 8 अक्टूबर का दिन था। अंजलि ये कहानी बता रही है, पुलिस को सुना रही है। मेरे माता पिता खेतों पर गए हुए थे, भाई बकरियां चराने गए हुए थे, छोटा भाई नंदू जो जवान से तोतला भी है। हम लोगों ने मनोज हमने दोनों का उसका इंटरव्यू लिया था, बच्चे को पूछा था तो तोतली जबान में वो बोलता था। तो वो भी अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। मौका देख करके आज शाम का समय था, अंजलि को मौका मिल जाता है। शिल्पी और रोशनी दोनों खेलते खेलते उस घर में सो जाती हैं। अंजलि घर पर रखा हुआ फावड़ा उठाती है, उस खुन्नस का बदला लेने के लिए जो है फावड़े से उसके गले पर प्रहार कर देती है। चूक लड़की है, अपराध कर रही है, एक बार के प्रहार से उसकी गर्दन कटती नहीं है, लेकिन उस लड़की की चीख निकल जाती है। जब चीख निकलती है तो जो लड़की छोटी वाली बहन है जिसका नाम रोशनी है वो भी जाग जाती है और जहां जी शोर हो रहा है, जहां वो रो रही है, उत्सुकता बस वो भी उधर को ही आ जाती है। अब अंजलि घबरा जाती है। अंजलि सोचने लगती मैं अब क्या करें, लेकिन उस पर तो जो है सिर पर भूत सवार हो चुका था। जो शिल्पी की गर्दन काटने के बाद वो रोशनी का वो दबोच लेती है और दूसरे कमरे में ले जा करके उसी विधि से जैसे उसने शिल्पी को काटा है उसी विधि से जो है वो उस गर्दन को फावड़े से काट देती है। दोनों की घटना स्थल पर मौत हो जाती है। अब उसने ये कहानी पुलिस को बताई और शिल्पी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इसकी सघन पैरवी थाना जसवंत नगर, थाना बलरई द्वारा की जाती है, जिसको ये घटना 8 अक्टूबर सन 23 की हुआ करती है और जो 10 माह का समय न्याय में लगा वो 13 अगस्त सन 24 को इटावा सत्र न्यायालय से शाम के वक्त अंजलि को आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपया
जुर्माना किया जाता है। अंजलि आज की डेट में जेल में चक्की पीस रही है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद, सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को, किसी को बदनाम करने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, मगर लोगों को जागरूक करना मेरा काम है पत्रकार होने के नाते। धन्यवाद।